स्टार्ट करें बेटा। देखो लास्ट क्लास में आपने बात की थी किस चीज के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में, है ना। और जो कि आपके दो टॉपिक्स आपने डील किए थे लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि हम लोग ना टॉपिक पढ़ रहे थे। देखो आपने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, उसी को हम लोग कंटिन्यू कनेक्ट करेंगे, राइट। तो आपने ना कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था नहीं पढ़ा था? क्या पढ़ा था बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। अब इस कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आपने एक थ्योरी पढ़ी जिसको नाम दिया गया वीबीटी। क्या नाम दिया गया बेटा? वीबीटी। और वीबीटी का मतलब क्या था यहाँ पे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। एक कॉन्सेप्ट आया था जो कि क्या था आपका? कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग, राइट भाई। ओवरलैपिंग के बाद आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा वेस्पर थ्योरी, वीएसपीआर पढ़ी थी ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। फिर वीएसपीआर के बाद आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर कोवलेंट बॉन्ड। किसके लिए पढ़ रहे हैं बेटा? अब यहाँ पे मुझे पढ़ानी थी आपको एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। छोटा सा तो नहीं, वहां से आपको नीट और जे में काफी क्वेश्चंस मिलते हैं। आपका कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। किसका कॉन्सेप्ट है? डाइपोल मोमेंट। जैसे क्या मैंने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया, उसी से हम लोग रिलेट करेंगे। देखो सब कुछ उसी से कनेक्ट होगा। मैंने कहा कि कोई भी बॉन्ड, आपका एक साइंटिस्ट था फजान। कौन सा साइंटिस्ट था बेटा? फजान। फजान ने क्या कहा कि कोई भी कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड रखता है वो 100% आयनिक नहीं रखता। कोई भी कोवलेंट 100% कोवलेंट नहीं होता। तो मैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बात करता हूं, कुछ परसेंट क्या मिलेगा? आयनिक करेक्टर। और आयनिक बॉन्ड में कुछ परसेंट क्या मिलेगा? कोवलेंट करेक्टर। जैसे आपने आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेशन, ऐसे ही हम लोग कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग किससे बेटा? डाइपोल मोमेंट से। तो हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो आपके पास टॉपिक है जो आपको डील करना है, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से इंडिकेट करेंगे, ऐसे म्यू। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। देखो जो डाइपोल मोमेंट है जो आपका किन किन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट हो सकते हैं, टॉपिक के ठीक बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो आप नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, आप जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, तो जेई में ज्यादातर क्वेश्चन आपके डाइपोल मोमेंट पे पूछता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर भी आप चेक करोगे तो डाइपोल मोमेंट पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। डाइपोल मोमेंट पे, एमओटी पे आपको क्वेश्चन मिलता है। सेम आपके नीट में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके रिलेट कराता है पोलर नॉन पोलर से, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है क्या? तो बेसिकली डाइपोल मोमेंट में इंट्रोड्यूस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमें क्या निकालना है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर। आईसी का मतलब क्या है यहाँ पे बेटा? आयनिक करेक्टर। सर हमें एक्सप्लेन करना है परसेंटेज आयनिक करेक्टर किसके अंदर? इन दी कोवलेंट बॉन्ड। इन दी कोवलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट चीज आपने क्लियर हुई कि परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है सर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है? परसेंटेज आयनिक। अब कैसे निकाल सकते हैं, क्या होता है सर, वो सब हम लोग चेक करेंगे। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती हैं जिन क्वांटिटीज का क्या हो? मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो। तो सर हम लोग डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनका आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? मैग्नीट्यूड। और क्या भी मिलेगा? इनकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी। सर इनकी यूनिट्स क्या होगी वो सब हम लोग चेक करेंगे। बट इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले ये वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, उनकी डायरेक्शन कैसे आएगी, हम एक जनरल सी चीज हम लोग बात करते हैं, राइट। जनरल चीज को समझते हैं, फिर हम लोग बैक स्लाइड पे आएंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके पास ना एक सेम टाइप मॉलिक्यूल है जिनको हम लोग A2 मॉलिक्यूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? सही है क्या? A2 मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने, जिनको हम लोग नाम दे देते हैं क्या? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या नाम दे रहा हूं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक ये मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करते हैं, राइट।
दूसरा मैं ले रहा हूं यहां पे आपके पास एक AB2 ले सकता हूं, AB3 ले सकता हूं, या फिर हम लोग काउंट करें AB ले सकते हैं। आपके पास क्या है, 2 डिफरेंट एटम इन्वॉल्व हैं, 3 डिफरेंट एटम इन्वॉल्व हो सकते हैं, 4 डिफरेंट एटम इन्वॉल्व हो सकते हैं। द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज नॉन एज हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, राइट भाई। यहां पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर रहे हैं होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में। होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स ऐसे आपके पास मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलके बने हो। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, आपकी कहीं भी आ जाए, चाहे बायोलॉजी हो चाहे आपकी केमिस्ट्री हो, कहीं भी आपको होमो और हेट्रो वर्ड लिखा मिले, होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। क्लियर? अभी चेक करते हैं, देखो अब यहां पे हम लोग बात करें कि आपके पास एक ए एटम एक दूसरे ए एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी बेटा? तो म्यूचुअल शेड हो रहे हैं, तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। अब यहां पे मैं कहता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम, दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और डिफरेंट। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, क्या वो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर रखेगा क्या? नहीं भाई, जितना ये इस साइड वाला एक खींच रहा है उतना ही इस साइड वाला एक खींच रहा है, तो दोनों की खींचने की पावर क्या है? क्या ये तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे क्या? ये जो आपने पास इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको आपने नाम दिया था बेटा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिनको आप लोग कहते थे बॉन्ड पेयर, समझ आ रहा है क्या? किसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा। जब आपका किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होगा, क्या कोई चार्ज होगा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसी भी ए एटम पे कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। इतना मुझे समझ आ रहा है? क्लियर है? अभी जब चार्ज नहीं होगा तो अपोजिट चार्ज के बीच की कोई डिस्टेंस भी नहीं होगी। बट हम लोग इस टाइप के मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं। यहां आते हैं, मैंने कहा कि अपने पास 2 डिफरेंट एटम है, एक ए और एक बी। एक ए मान लिया, दूसरा क्या मान लिया गया? बी। और ए और बी के बीच में कुछ शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितने बेटा? 2। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। मतलब कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आप लेके चल रहे हो किसकी? बी की, वो ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। आप किसी भी एटम की मान सकते हो, हम लोग कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या है, क्यों है। समझ आ रहा है क्या? अब मैं आपसे कहता हूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता था? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर। अब बी की खींचने की पावर क्या है बेटा? और खींचने की पावर ज्यादा है, तो ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे? सही कह रहा हूं? शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे? बी की। और बी की तरफ भागे तो कुछ हुआ, क्या होना चाहिए? यहां पे हम लोग बात करते हैं तो ए और आपके पास बी, जो अपने पास शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है सर, वो बी के पास आ गए। अब जब इलेक्ट्रॉन्स बी के पास पहुंचे हैं तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज एक्वायर हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो बी के ऊपर चार्ज आया सर नेगेटिव चार्ज। क्या कंप्लीट चार्ज होगा? नहीं। क्यों नहीं आया कंप्लीट चार्ज? क्योंकि अपना कोई बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हुआ, इसलिए हमने यहां पे बात की है पार्शियल चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो ये आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। 2 चार्ज है, वन इज पार्शियल पॉजिटिव, अनदर वन इज पार्शियल नेगेटिव। कोई प्रॉब्लम? अब आप बात कर रहे हो 2 चार्जेस हैं सर, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसका मतलब होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्या मतलब होता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। 2 डिफरेंट चार्जेस हैं, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन इज। तो हम लोग बात करें कि जो ये आपके पास चार्ज है सर, वन इज पॉजिटिवली चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज। क्या इन चार्जेस के बीच में आपको कोई डिस्टेंस दिख रही है? क्या दिख रही है? जिसको मैंने क्या मान लिया? डी। डी क्या आपकी? डिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिट चार्ज, वन इज पॉजिटिव अनदर वन इज नेगेटिव, उनके बीच की एक डिस्टेंस क्या है? इसको क्या क्या नाम दे दें हम लोग? डी क्या बोलेंगे? सेपरेशन डिस्टेंस। सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन 2 अपोजिट चार्जेस। और अपोजिट चार्ज भी क्या लेके चल रहे हैं हम लोग? वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपसे कहता हूं कि जो खींचने से आपकी बॉन्ड पोलरिटी आ गई, बॉन्ड में क्या आ गई? और यही पोलरिटी आपका आयनिक कैरेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है?
अब बी की खींचने की पावर ज्यादा है तो आयनिक करेक्टर डेवलप होगा ज्यादा, तो यहाँ पे जो चार्जेस बनेंगे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे ज्यादा। भाई मुझे एक चीज बताओ, ये बी एटम जितना ज्यादा इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, क्या कहा मैंने, बी एटम जितना इन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा तो उस बी के ऊपर उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो रहा होगा, उस ए एटम पे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा, तो चार्ज बढ़ रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम लोग कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है, यहीं से आपकी डेफिनेशन आएगी डाइपोल मोमेंट की। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे अभी कि सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, वो आएगा म्यू, जो हम लोग निकाल रहे हैं वो आएगा क्यू इंटू डी। यही आपकी एक डेफिनेशन बनती है। तो डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करना है तो आप डिफाइन करोगे क्या एक्सप्लेन कर रहा है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर या फिर बॉन्ड पोलरिटी, या फिर बॉन्ड पोलरिटी इन द कोवलेंट बॉन्ड। सही है क्या, डिफाइन करते हैं क्या, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज भी कौन से, अपोजिट चार्ज, एंड देयर सेपरेशन डिस्टेंस इज नॉन एज डाइपोल मोमेंट। यहां से क्या निकाला आपने, उसका मैग्नीट्यूड। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ रही है, सही है। जिसका चार्ज जीरो होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी जीरो होगा, सही है। अब मुझे निकालनी है उसकी डायरेक्शन। सर हम लोग डायरेक्शन क्या देखें, चलो मैं आपसे ही पूछता हूं, आप ही आंसर करोगे। या आपको डायरेक्शन क्या दिख रही है एरो की, देखो आपने कहा कि डाइपोल मोमेंट इज एन ए वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड हो और जिसकी डायरेक्शन हो। सर आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो ये आपका ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एलएस, बी क्या आपका, तो डायरेक्शन कहां से कहां तक दिख रही है, क्योंकि मोर ज्यादा खींच रहा होगा, रटना नहीं है इनको। बी एटम शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा होगा, ज्यादा खींच रहा होगा। तो यहां पे डायरेक्शन की बात करते हैं सर, तो डायरेक्शन क्या मिलेगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझे क्या, मैग्नीट्यूड निकालना आ गया, डायरेक्शन देखनी आ गई। एक अपने पास डायरेक्शन आती है लॉन पेयर की, किसकी बेटा, डायरेक्शन ऑफ लॉन पेयर। ध्यान रखना कि आपका एक सेंट्रल एटम है, क्या भाई, और इसके पास ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिनको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन पेयर। तो डायरेक्शन ऑफ लॉन पेयर ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। सही है क्या, क्या कहा मैंने, डायरेक्शन ऑफ लॉन पेयर क्या लिख रहे हैं, ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, राइट की जो आपका सेंट्रल एटम है वो सेंट्रल एटम से हमेशा दूर की तरफ जाएगा, लॉन पेयर की डायरेक्शन। डायरेक्शन देखनी आ गई, मैग्नीट्यूड देखना आ गया, क्या होता है डिफाइन करना आ गया। अब यूनिट की बात कर लें, किसकी बात कर लें, यूनिट। अच्छा यूनिट की बात करने से पहले हम लोग एक जनरल सी चीज चेक करते हैं। चलो मेरे को एक चीज बताओ, नहीं अट्रैक्शन फोर्सेस यहाँ उस तरीके से नहीं है, दो अपोजिट चार्जेस हैं हम लोग काउंट कर रहे हैं, वो एक ही मॉलिक्यूल में क्यों अराइज हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नो डाउट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, क्वेश्चन अलग है हम लोग देखो। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो मुझे एक चीज बताओ, किसी भी कंपाउंड का चार्ज जीरो है, मतलब दो एटम सेम है, ना वो खींच रहा ना वो खींच रहा, तो इसका मतलब वहां पे जो डाइपोल मोमेंट आपको पता है Q इंटू डी होता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड देयर सेपरेशन डिस्टेंस। तो Q जीरो तो ओवरऑल म्यू भी क्या होगा, जीरो हो सकता है क्या, यहाँ पे म्यू जीरो हो सकता है क्या, जीरो नहीं होगा। और जो म्यू हम लोग बात करते हैं वो म्यू या डाइपोल मोमेंट वो हमेशा आपका नेट होता है या रिजल्टेंट होता है, क्या होता है, नेट, क्योंकि आपके पास कई सारे एटम्स कई सारे बॉन्ड पेयर हो सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड, तो उनका हम लोग रिजल्टेंट चेक करते हैं। और यदि आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, दो केसेस असाइन होते हैं। कैसे, तो मैं आपसे कहता हूं व्हेन द डाइपोल मोमेंट, देखो डाइपोल मोमेंट आप यदि आप चेक कर रहे हो, किसको चेक कर रहा हूं बेटा, डाइपोल मोमेंट, यदि आपका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो है,
मतलब कौन सा नेट, मैं आपसे कहता हूं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है क्या हो जाए इक्वल टू 0, या फिर जो आपका नेट डाइपोल मोमेंट है नॉट इक्वल टू 0। दो केस आते हैं बेटा। नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0 तो उनको हम लोग कहते हैं पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका टोटल डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट आपको 0 मिलता है। क्या मिलता है? तो उनको बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ आ रहा है क्या? और यदि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट या फिर नेट डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है? तो उसको हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे हम लोगों को मॉलिक्यूल को चेक करना आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे मैं आपके फिजिकल बॉन्ड स्टार्ट करूंगा। यदि आपको पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखने नहीं आए तो हम लोग फिजिकल बॉन्ड्स के बारे में सीख ही नहीं पाएंगे। सब इसी के ऊपर बेस्ड। क्लियर है क्या? क्लियर है ना? तो पोलर मॉलिक्यूल दूसरे क्या होंगे? नॉन पोलर। उनके एग्जाम्पल चेक करते हैं, और एग्जाम्पल चेक करने से पहले हम लोग यूनिट्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? तो मुझे बताओ यूनिट क्या होगी डाइपोल मोमेंट्स की? तो हम लोग जनरली कहते हैं कि जो यूनिट होती है वो होती है डिवाई। कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं? कैपिटल डी से। क्लियर है क्या? तो जो यूनिट होगी किसकी? किसकी? डाइपोल मोमेंट की, वो क्या होती है? डिवाई। इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी चीज की डिस्कशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पे जो आपने पढ़ा किसका मोमेंट हो रहा है? चार्ज किसकी वजह से साइन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मुझे पता है क्या? कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? यदि मैं आपसे कहता कि सर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्या एक, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपके न्यूमेरिकल डाटा निकल के आएगा। मैं आपसे कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहा हूं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो जो आपको मिलता है वो मिलता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सही है क्या? क्या होता है 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम? यही चीज यदि हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में चेक करते हैं तो क्या वैल्यू होती है? तो यहाँ पे यदि हम लोग इसी चीज की बात करते हैं, यही चार्ज आपका 4.8 10 टू द पावर माइनस 10 ESU होता है। सही है क्या? ESU क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। ये आपका CGS सिस्टम होता है और ये आपका SI सिस्टम होता है। यूनिट में हम लोग बात करते हैं। क्लियर है क्या? अब इन दोनों को बराबर आप पुट करो। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 कूलम इक्वल टू हाउ मेनी ESU, निकाल सकते हो? 1 ESU इक्वल टू हाउ मेनी कूलम्स, निकाल सकता हूं? तो निकालो। यदि मैं आपसे कहता हूं कि एक, चलो मैं ESU की वैल्यू रखता हूं 4.8 10 टू द पावर माइनस 10 ESU इक्वल टू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सो 1 ESU, 1 इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट इक्वल टू बेटा 1.6 into 10 to the power minus 19 C divided by 4.8 10 to the power minus 10। ऊपर जाएगा, पहले पावर सोल्व करते थे तो कितना आएगा? यानी 16/48 इंटू 10 टू दी पावर, डेसिमल हटा दिया मैंने, 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। और ये कितना आ गया? 1/3 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम। 1/3 कितना होता है? 3.33 पावर माइनस 10 कूलम। यानी 1 ESU इतने कूलम के बराबर होता है बेटा। समझ आ रहा है क्या? एक इलेक्ट्रोस्टेट कितने कूलम के बराबर? समझ आ रहा है क्या? ऐसे ही एक कूलम में कितने इलेक्ट्रोस्टेट हो गए वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो यहां से मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। मैंने कहा कि सर जो आपने पास 1 डिवाई होता है, क्या होता है? 1 डिवाई। और 1 डिवाई जो आपका होता है वो बराबर होता है 10 टू दी पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। एक डिवाई में कितना होता है? पावर। अच्छा चलो मैं आपसे कहता हूं ये CGS सिस्टम में, इसको SI सिस्टम में कन्वर्ट करना मेरे को बताओ। तो 1 डिवाई इक्वल्स टू ESU की वैल्यू रखोगे, अपने पास है, कूलम में सोल्व कर रहा हूं। और 1 मीटर, देखो आप लोग ऐसे समझो, यदि मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर?
और 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 2 मीटर। क्लियर है क्या? यहां रखते हैं, यहाँ पे 1 ESU की वैल्यू रखते हैं, किसके बराबर है? 3.33 10⁻⁻10 कूलम। दोनों चीजों को रख सकते हैं क्या? देखो क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू, बोलना वैल्यू बोलो, क्या रखेंगे? 3.33 10⁻⁻10 कूलम इंटू 10⁻⁻18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। समझ आ रहा है क्या? सब कुछ उड़ रहा है? क्या बनेगा बोलो? 1 इक्वल टू 3.33, बेस में तो पावर ऐड हो जाएगी, 10⁻⁻30 कूलम मीटर। ये आपका कूलम में आ गया 1 समझ आ रहा है क्या? ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं, हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये आपकी यूनिट्स का आइडिया होना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। अभी हम लोग चेक करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स आपके पोलर हैं, कौन से मॉलिक्यूल आपके नॉन पोलर हैं। क्या उससे पहले मैं डाइपोल मोमेंट्स के फैक्टर्स के बारे में बात कर लूं? समझते हैं। देखो, तो आप लोग हेडिंग डालो, फैक्टर अफेक्टिंग डाइपोल मोमेंट। किसकी बात करते हैं बेटा? फैक्टर्स। सिंपल सा टॉपिक, चेक करते हैं। चलो मैं आपसे कहता हूं कि फर्स्ट फैक्टर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ा दूं, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस छोड़ो पहले आप, मैं कहता हूं कि चार्ज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? क्यों होता है? चार्ज को बढ़ा देता हूं, क्या डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा क्या? क्योंकि आपको यह पता है कि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू Q इंटू डी होता है। सर जितना चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज होगा, तो बॉन्ड के अंदर पोलरिटी उतनी ज्यादा होगी। समझ आ रहा है क्या? अब मैं आपसे कहता हूं कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। पता चल रहा है वो लिखा हुआ। ऐसे मैं कहता हूं सेकंड फैक्टर डिस्टेंस का। डिस्टेंस किसकी? बिटवीन टू चार्जेस। डिस्टेंस कौन सी बेटा? बिटवीन टू चार्जेस, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं? डी। डी बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। समझ आ रहा है? अच्छा एक चीज और, थर्ड फैक्टर लेते हैं, अप्लाई करेंगे हम लोग इन सबको, चेक करते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि सर, अच्छा इन दोनों में से यदि मैं आपको एक सिंपल सी चीज पूछूं कि सर चार्ज फैक्टर भी हो और डिस्टेंस फैक्टर भी हो, तो कौन सा फैक्टर डोमिनेट होगा? चार्ज फैक्टर। यदि आपके पास दोनों फैक्टर हैं तो आपको चार्ज फैक्टर ज्यादा देखना है डिस्टेंस फैक्टर से। समझे क्या? मैंने कहा कि अपने पास कौन से फैक्टर हो? दोनों फैक्टर हो, तो उस केसेस में आपका चार्ज फैक्टर मच मोर डोमिनेटेड ओवर डिस्टेंस फैक्टर। क्लियर है क्या? उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम। मतलब कि सर अपने पास एक ए एटम है, एक अपने पास बी एटम, दो एटम थे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कितने एटम थे? दो। सर इस ए एटम की कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसको मैंने मान लिया जाई ए। इसकी कुछ बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसको मान लिया जाए बी। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम। ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ। और आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से। सीखा था नहीं सीखा? बी की ज्यादा है तो इनका डिफरेंस लूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो किसके बराबर आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। सही है? जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ेगा, जितना ज्यादा क्या बढ़ेगा, तो बॉन्ड के अंदर पोलरिटी क्या आएगी? उतनी ज्यादा। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? उतना। तो इसलिए मैं ऐसे लिखता हूं कि जो आपका डाइपोल मोमेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। फिर दो बॉन्डेड एटम और दोनों बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को बढ़ा देता हूं तो आपकी वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट्स भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो क्लियर है? अभी हम लोग बात करते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। पहले मैं उन मॉलिक्यूल्स को उठा लेता हूं। चलो मैं फर्स्ट केस लेता हूं, केस फर्स्ट। वो सारे के सारे केस डिस्कस करते हैं जहां पे आपका डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। दो चीज मैंने बताई थी कि डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो और डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो। यदि आपका डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जीरो आता है, क्या आता है भाई? जीरो। यदि डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल के लिए क्या है? जीरो,
तो उन मॉलिक्यूल्स को कहा गया था पोलर या नॉन पोलर बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, समझे क्या? ऐसी कौन कौन सी मॉलिक्यूल है जहां पे आपका डाइपोल मोमेंट जीरो मिले? क्या मिले? मतलब वहां पे कोई बॉन्ड में पोलरिटी ना हो। चलो मेरे को एक चीज और बताओ, मैं आपसे एक जनरल सी चीज पूछता हूं, मैं डाइपोल मोमेंट को बढ़ा दूं, किसको बढ़ा दूं? तो पोलरिटी बढ़ेगी। क्या परसेंटेज आयनिक करेक्टर बढ़ेगा क्या? और कोवलेंट करेक्टर कम हो जाएगा। किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए ही तो मैं डाइपोल मोमेंट पढ़ रहा था। डाइपोल मोमेंट को बढ़ा दूंगा तो आयनिक करेक्टर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है भाई? पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट अलग है, वो आयनिक कंपाउंड में हम लोग बात करते हैं। देखो पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट एंड डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट बहुत आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मैंने कहा कि डाइपोल मोमेंट को बढ़ा देता हूं तो आयनिक करेक्टर बढ़ जाएगा, नॉट पोलराइजेशन, आयनिक करेक्टर, आयनिक करेक्टर सॉरी। क्लियर है? क्या बढ़ जाएगा? आयनिक करेक्टर। आप देखो नॉन पोलर क्या हो सकते हैं। एक तो आपका माइंड चल रहा होगा कि सर वो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो आपके एक जैसे एटम से मिलके बने हो, A2 टाइप मॉलिक्यूल। सर कोई भी आपके पास A2 टाइप मॉलिक्यूल है वहां पे चार्ज जीरो होता है, क्योंकि कोई भी एटम खींच नहीं पाएगा, दोनों एक जैसे हैं। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट हमेशा इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल H2 पोलर या नॉन पोलर, सेम टाइप एटम है सर, खींच ही नहीं पाएगा। सर अपने पास आता है F2 पोलर या नॉन पोलर, हम लोग बात करते हैं Cl2 पोलर या नॉन पोलर, हम लोग बात करते हैं ब्रोमीन पोलर या नॉन पोलर, आयोडीन पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर, ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर, N2 नॉन पोलर, बिकॉज क्योंकि जितने भी एटम है सबके सबके आपके सेम। समझ आ रहा है? ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं एक चीज। अच्छा मेरे को बताओ कि आपके पास जितनी भी नॉबल गैसेस है, क्या भाई नॉबल गैस बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती जनरली? तो जितनी भी नॉबल गैसेस हैं, जैसे हम लोग काउंट करें, क्या हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, इनका कोई डाइपोल मोमेंट आपको नहीं मिलेगा। इनके अंदर कोई बॉन्ड के अंदर भी पॉलरिटी या इंडिविजुअल एटम के अंदर भी कोई पॉलरिटी नहीं होती, इसलिए ये भी आपकी जो एटॉमिक स्टेट में क्या होते हैं? नॉन पोलर एटम होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन पोलर एटम। समझ आ रहा है क्या? उसके बाद नेक्स्ट, मान लो अपने पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं Ab2 टाइप हो सकते हैं। सर अपने पास मॉलिक्यूल जैसे एग्जांपल ले लो, क्या BeCl2 ले सकता हूं? क्या ले सकते हैं अभी? अब यहां पे हम लोग बात करें कि सर जो अपने पास B है उसको समझते हैं। चलो एक केस लेते हैं, सेंट्रल एटम B होगा, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। स्ट्रक्चर बनानी आती है ना, क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन दूसरा बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ऐसे आपकी स्ट्रक्चर आएगी। चलो हम लोग इसका डाइपोल मोमेंट पता करते हैं। देखो एक चीज का ध्यान रखना, यदि आपकी डायरेक्शन दो बॉन्ड की सेम डायरेक्शन में, एक केस हो सकता है। सेकंड में आपसे कहता हूं कि एक आपकी ऐसे आए, एक आपका ऐसे आए, सेकंड केस हो सकता है। थर्ड हम लोग बात करें कि एक आपका क्या आ रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ये तो हो गया। मतलब हम लोग ऐसे काउंट कर रहे हैं कि एक ऐसे जा रहा हो और एक ऐसे जा रहा हो। वेक्टर में हम लोग बात करते हैं, सही ऐसे कुछ डायरेक्शन लेते हैं। तो इन केसेस में भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस केस में भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इन दो केसेस में सब्सट्रैक्ट होगा। सही है क्या? देखो इसी चीज को यूज करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बताओ आप लोग, Be और क्लोरीन में, बेरिलियम एंड क्लोरीन में, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो खींचने की पावर ज्यादा होगी, ऐसे भी समझ सकते हो। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर, सर लेस टू मोर, कैंसिल आउट हो रहा है क्या? सो नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। अच्छा आप कोई ऐसे मॉलिक्यूल ले सकते हैं Ab3, कोई लॉन पेयर नहीं काउंट कर रहा, क्या काउंट कर सकता हूं? Ab3। एग्जाम्पल ले सकते हो BF3 का, किसका ले सकता हूं? एग्जाम्पल ले सकते हो आप BCl3 का, एग्जाम्पल ले सकते हो आप BBr3 का, एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं Bi3 का, एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो AlCl3 का।
नॉट AlF3। AlF3 आयनिक कंपाउंड होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी पढ़ाया था। AlF3 क्या आपका एक आयनिक कंपाउंड, नॉट कोवलेंट कंपाउंड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आप समझो सेंट्रल एटम बोरॉन होगा, मैं BF3 को कंसीडर कर रहा हूं, 3 फ्लोरीन होंगी। फिर यहां से हम लोग एक जनरल सा रूल बना देंगे, ठीक है। अब बोरॉन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, क्या बोरॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन? लेस। तो डायरेक्शन क्या होते हैं? लेस टू मोर, लेस टू मोर, लेस टू मोर। इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहां आएगा, दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा और इसका ऊपर जाएगा, तो एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0। समझ आया? नेट का मतलब क्या है? ये आपका रिजल्टेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट है, डायरेक्शन ऑफ नेट डाइपोल मोमेंट। समझे क्या बेटा? सही है। ऐसे हम लोग मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। और मॉलिक्यूल क्या ले सकते हैं? मैं आपको कहता हूं कि AB4 टाइप हो सकते हैं क्या? जैसे एग्जाम्पल कंसीडर करें, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास CH4, क्या कंसीडर कर रहा हूं? CH4। मैं कंसीडर कर रहा हूं यहां पे CCl4, कार्बन के नीचे लाई करता है सिलिकॉन SiH4, आपका लाई करता है SiCl4। ये सब मॉलिक्यूल सबके सब हो सकते हैं भाई, कार्बन वाले। क्लियर है क्या? तो इनके केसेस में हम लोग चेक करें, यदि आप कार्बन को चेक करते हो, ओपन करो स्ट्रक्चर्स को, फिर हम लोग डायरेक्ट एक रूल बनाएंगे, ठीक है क्या? तो ऐसे केस में कार्बन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो लेस टू मोर, लेस टू मोर, लेस टू मोर और लेस टू मोर, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अरे ऐसे आ रहे हैं भाई, और कैंसिल आउट करेंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू पोलर या नॉन पोलर, नॉन पोलर, सही है क्या? इन सबको देखते हुए, अच्छा और केस ले लो आप, इसमें आप और केस कंसीडर करो तो क्या ले सकता हूं सर? आप ना यहाँ पे AB5 ले सकते हो सर, यहाँ पे हम लोग AB6 ले सकते हैं। AB5 में क्या हो सकता है? PCl5। सर यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं PAF5। यहाँ पे क्या कंसीडर कर सकते हैं? SF6। क्लियर है क्या? कुछ केसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट? अब मैं आपसे कहता हूं कि जितने भी केसेस आपके पास है, मैं इन सबको सम अप करके एक पॉइंट लिखता हूं, उस पॉइंट को देखो, आपको हमेशा पता चल जाए। मैंने कहा कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल जो AB2 टाइप है, सर मॉलिक्यूल जो आपका AB3 टाइप है, AB4 टाइप है, AB5 है या AB6, कुछ भी हो सकता है बेटा। इन सारे मॉलिक्यूल्स में यदि आप चेक करो, सेंट्रल एटम है और एक क्या आपका सराउंडिंग एटम है या नहीं है? तो यहां पे मैं आपसे कहता हूं जो आपका सेंट्रल एटम है वो आपका है A। ये क्या है? सेंट्रल एटम। ऐसे आपका एक सराउंडिंग एटम है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? B। यदि आपके सराउंडिंग एटम सारे के सारे सेम हैं, क्या कहा मैंने? सराउंडिंग एटम सारे के सारे सेम हैं और ए पे कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ए पे क्या नहीं है बेटा? कोई भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और ऑल सराउंडिंग एटम्स बी है, कोई सी नहीं है ना यहाँ पे, सब सेम है, डिफरेंट है। सेंट्रल एटम हैविंग नो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑल दी सराउंडिंग एटम्स क्या हो? सेम हो, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल ऑलवेज पोलर या नॉन पोलर? नॉन पोलर हमेशा क्या होगा? और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। और ऑल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या रखेंगे? नेट डाइपोल मोमेंट्स इक्वल टू 0। समझे क्या? इन सब का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या मिलेगा आपको? 0। आइडिया लग पा रहा है? आसान सा टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्लियर है? अब यहां से हम लोग चेक करते हैं, चलो जितने भी मॉलिक्यूल्स आप डायरेक्टली चेक कर पा रहे हो भाई, आप इसको चेक करो। फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। 5 में से 5 शेयर्ड है, क्या कोई लॉन पेयर है? क्या पांचों के पांचों सेम है या डिफरेंट है? सेम है, तो पोलर या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? सल्फर कितना होता है? 6। 6 में से 6 शेयर्ड है, पोलर या नॉन पोलर?
और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। चलो मेरे को बता देना आप लोग, राइट? क्वेश्चन है पोलर नॉन पोलर बताना आपको। मैं CO2 की बात करता हूं, मैं यहाँ पे CH2 की बात करता हूं, मेरे को बताइए आप पोलर नॉन पोलर। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सल्फाइड अपने पास दो कंपाउंड, तो ये आपका कार्बन है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। और एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाते? 2। क्या कोई सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्या? मतलब मैं इसको ओपन करता हूं तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर मिलेगी क्या? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर, लेस टू मोर, कैंसिल हो रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हो सिमेट्रिकल था सर, सिमेट्रिकल है सर। पोलर या नॉन पोलर, तो दोनों का तो डाइपोल मोमेंट आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट ऑलवेज इक्वल टू 0। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा? 0। समझे क्या? हो जाएगा। नेक्स्ट केस चेक करें। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट केस अपने पास आता है कौन सा? नॉन पोलर। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड क्या? व्हेन द डाइपोल मोमेंट कौन सा? नेट नॉट इक्वल टू 0 हो जाए सर, डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, उस केस को हम लोग क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे बेटा? सही है क्या? क्या नाम दिया जाएगा? पोलर। अब कैसे इसको हम लोग पोलर कह सकते हैं? क्या क्या केस होंगे? आपके पास कोई भी कंपाउंड जिसके पास एक लॉन पेयर है, कोई भी कंपाउंड जिसके पास एक लॉन पेयर है, उसको चेक करेंगे। या कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम तो डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ होगा, उसको चेक करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आपके पास एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है या फिर अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, मतलब ऐसे लिखता हूं AB2C2 डिफरेंट डिफरेंट एटम है या नहीं? देगा। जैसे एग्जांपल आप AB2C, AB3C कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के केस में जैसे हम लोग एग्जांपल लें CHCl3 डिफरेंट है, एग्जांपल ले सकते हैं CH2Cl2, सही है क्या? और एग्जांपल क्या कंसिडर कर सकते हो? CH3Cl, सबके सब क्या होंगे? पोलर। क्या होंगे बेटा? चाहे पोलर कम हो बट पोलरिटी बॉन्ड में जरूर मिलेगी, डिफरेंट एटम्स के बीच में पोलरिटी मिलेगी। कार्बन एंड क्लोरीन मिल रही है क्या? ऐसे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केस कि सर आपने पास एक जैसे एटम नहीं है ना, आपका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा। उनका देखो कैसे, चलो मैं इस मॉलिक्यूल को उठा लेता हूं, कार्बन है, समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कुछ मिलेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। डायरेक्शन पता करते हैं, पता करें तो मुझे बताओ हाइड्रोजन लेस या मोर? कार्बन के कम लेस। क्लोरीन, 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 भाई इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसका भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, एड ऑन होगा, कैंसिल नहीं होगा। Symmetrical molecules are those molecules in which central atom having no lone pair of electrons and all the surrounding atoms will be same. उस केस को हम लोग चेक करें। सेंट्रल एटम पे कोई लॉन पेयर ना हो और सारे सराउंडिंग एटम सेम हो, वो सिमेट्रिकल कह रहा हूं। यहां पे ऐसा सेंट्रल एटम है, लॉन पेयर नहीं है, बट सराउंडिंग एटम सेम भी तो नहीं है, डिफरेंट। उसके बाद मैं कहता हूं मॉलिक्यूल हैविंग one lone pair always क्या होगा? पोलर। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, भाई आपके पास NH3 है, पोलर होगा। आपके पास NF3 है, पोलर होगा। अब इन दोनों में से भी ज्यादा पोलर कौन सा होगा? क्यों होगा? चलो चेक करते हैं। यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक आपके पास NH3 है, एक आपने पास सर NF3 है, इन दोनों के डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करो। कंपेयर द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 एंड NF3। स्ट्रक्चर्स ओपन करते हैं, आइडिया लगाते हैं। तो भाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास ऐसी स्ट्रक्चर आएगी, स्ट्रक्चर पे टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पढ़ा चुका हूं, सिस्टम से हम लोग चल रहे हैं। सेकेंड नाइट्रोजन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन होगा। सही कह रहा हूं बेटा?
अब यहां पे आप काउंट करो, लॉन पेयर की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम दी सेंट्रल एटम। क्या हो गया अवे फ्रॉम दी? यहां बोलो हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन या नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन? हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन टू। तो इन तीनों का रिजल्टेंट जो NH का नेट डायपोल मोमेंट होगा, नेट जो क्या होगा, डायपोल मोमेंट, सही है, वो आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, सही है क्या? और आपका लॉन पेयर का डायपोल मोमेंट भी क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ऐड होंगे, डायपोल मोमेंट जीरो। पहली बात तो डायपोल मोमेंट यहां भी जीरो नहीं था सर, और डायपोल मोमेंट यहां भी जीरो नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास एक लॉन पेयर है उसका डायपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, सही है क्या? अब यहां पे चेक करें इसका, इसको और चेक करो, इसको चेक करो, लॉन पेयर की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम दी, यहां बताइए फ्लोरीन टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, ऐसे जाएगा, समझ आ रहा है क्या? आप ऊपर जो आपका ऐसे है, नीचे इनका जो रिजल्टेंट आप काउंट करोगे तो ऐसे आएगा, कुछ परसेंट कैंसिल आउट हो रहा है। इसको कंपेयर करता हूं, इसको कंपेयर करता हूं, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? NH3, क्योंकि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ किसका, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड 3NH आर इन सेम डायरेक्शन, but in this case resultant dipole moment of lone pair of electrons and 3 NF bonds are in opposite direction, तो यहां पे डायपोल मोमेंट कम है, यहां डायपोल मोमेंट ज्यादा है। क्लियर है? बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और मॉलिक्यूल चेक करेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिलेट करेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास में माइंड सेचुरेट हो गया।